सभी का हमारे एसएसबी कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड प्रिपरेशन के लिए पढ़ेंगे नरेशन, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है। देखिए, नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच डीप नॉलेज गाइड, ये दोनों क्लासों के लिए, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। देख, पहले हम लोग सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो आप सब जानते हैं कि वक्ता के वास्तविक शब्दों का ज्यों का त्यों अगर आप कह देंगे तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, डायरेक्ट स्पीच। और इसको लिखा जाता है डबल कोटेशन मार्क के अंदर। जैसे आपने सुना होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका एक फेमस वक्तव्य है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनके इस वक्तव्य को जिस प्रकार से उन्होंने कहा था उसी प्रकार से हम भी कह रहे हैं। इसे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। यानी जब कोई फेमस वाक्य हो या फिर आपके द्वारा कोई बात कही गई हो और उस बात को कोई इंसान किसी तीसरे इंसान को सुना रहा हो और जिस प्रकार से आपने बोला है उसी प्रकार के शब्दों का उपयोग वह कर रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। इसमें कहाँ लिखेंगे, कोटेशन मार्क के अंदर। फिर इनडायरेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट में हम अपने हिसाब से उन चीज़ों को चेंज करते हैं कि किस प्रकार से हम कहना चाहते हैं, उस वक्तव्य से, उस भाषण से हम क्या समझ रहे हैं, उससे हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा था, तो हम आगे कहेंगे यहाँ पर कॉमा लगाकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि लगाएंगे, तुम मुझे खून दो। तुम किसके लिए आया है, देशवासियों के लिए। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो तुम के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे देशवासियों के लिए। तुम मुझे खून दो, मुझे किसके लिए आया है, समझ रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे, तुम्हें आज़ाद दूंगा, तुम्हें किसके लिए आया है, अगेन या देशवासियों के लिए आया है। इसलिए जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब आप इन चीज़ों को, यानी सेकंड पर्सन जो है और फर्स्ट पर्सन जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे। आगे देखेंगे हम लोग किस प्रकार से नियम परिवर्तित होते हैं। देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं। जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमास की जो बाहर क्रिया होगी, जैसे राम सैड, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में क्या है हमारे पास, सैड है। और जो इसके अंदर लिखा गया है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये पूरा वाक्य ये हमारा कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे, पूरा लिखा गया है द वर्ब आउटसाइड द कॉमास, यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो होगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में सेड, क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, आरवी। अब यहाँ देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच क्या है, द वर्ड्स इनसाइड द कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क हमने आपको बताया इस तरह से, कोटेशन मार्क के द्वारा जो चीज़ें कही गई हैं, वास्तविक चीज़ें, उसे हम लोग कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच और शॉर्ट फॉर्म में आरएस। अब आप देखेंगे, अब हम टेंस वाइज देखेंगे कौन कौन से टेंस है और क्या क्या हमको परिवर्तन करने होते हैं। जैसे इफ़ द रिपोर्टेड वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट, जैसे सेज आ गया या फिर से हो गया। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यदि हमारे पास सिंगुलर होगा तब आप सेज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो बहुवचन में होती है, यानी V1 फॉर्म में होती है। और उसको सिंगुलर बनाने के लिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, V1 में यस या ES ऐड करते हैं। अब आप देखेंगे, यदि रिपोर्टेड वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट सेज और फ्यूचर विल से टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। क्या क्या कहा गया है, यदि डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, RV है, डबल इन कॉमास के बाहर अगर प्रेजेंट टेंस है
प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस मतलब इसके जो चारों प्रकार हैं, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई भी प्रकार हो। उसी प्रकार से फ्यूचर का, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास के पहले का वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाक्य लिखा गया है उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। कब कब कहा गया है? जब डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर हमारा क्या क्या होना चाहिए, या तो प्रेजेंट टेंस हो या तो फ्यूचर टेंस हो, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का वाक्य में किसी प्रकार का टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, यहाँ लिखा गया है ही सेज, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम देख रहे हैं जो हमारे पास वर्ब आया है उस वर्ब में यस या ईएस है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट होना चाहिए वह सिंगुलर होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं ही सिंगुलर फॉर्म में है, तो क्या लग गया है? सेज। सेज क्या बता रहा है कि यह प्रेजेंट टेंस का है। जो हमारे पास ये रिपोर्टिंग वर्ब है आरवी है वह प्रेजेंट टेंस का है। इसकी वजह से आप देखेंगे अंदर वाले वाक्य में यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में 3 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज, एम और आर। इन तीनों में से यदि किसी का प्रयोग होता है तो वह टेंस में परिवर्तन नहीं माना जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ही सेज, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने क्या प्रयोग किया है? दैट। आई फर्स्ट पर्सन है और ही की अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई के सामने क्या लिख दिया? ही। उसके बाद एम की जगह पर क्या आ गया? इज। आप जान ही रहे हैं इज। उसके बाद इल का इल हो गया, टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ। यही अगर यहाँ पर सैड होता, सेज की जहाँ पर सैड होता, पास्ट में होता, तब अंदर वाला टेंस परिवर्तित होता, तब एम के स्थान पर हम लोग वाज का उपयोग करते हैं। यहाँ देखेंगे फ्यूचर का एग्जांपल दिया गया है, राम विल से आई डिड इट। राम सब्जेक्ट हो गया, विल से हमारे बता रहा है भैया कि ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारे पास क्या है? से है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है। इससे पता लग रहा है कौन सा टेंस है, तो फ्यूचर है। यदि डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर फ्यूचर टेंस का है तो अंदर वाले वाक्य में किसी प्रकार के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो राम विल से डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने क्या प्रयोग किया है? दैट का। आई किसके लिए आया है? राम के लिए। फिर हमने चेंज किया राम को ही में। डिड वही टेंस है, इट का इट, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी टेंस में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे देखिएगा, अगला है द टेंस ट्रांसफॉर्मेशन। किस प्रकार से हम लोग टेंस परिवर्तित करेंगे? अब तक हमने देखा कि यदि प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो उसमें किसी भी प्रकार का डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। तो कब परिवर्तन हमको करना है? आप देखेंगे द ट्रिगर रूल क्या हमारे पास, इफ़ द आरवी इज़ इन द पास्ट टेंस, जैसे सैड लिखा गया है, द टेंस ऑफ द आरएस मस्ट चेंज इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म। यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है, किस काल में? भूतकाल में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अनिवार्य रूप से बदलता है। आपको देखना है कि अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो हमारे पास आरवी है या अगर पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में इसका मतलब अगर सैड आया है तो अंदर वाला जो वाक्य है वह के टेंस में परिवर्तन होगा, वहाँ टेंस आपको बदलना होगा। कब? जब ये वाला पास्ट में होगा तब। अगर फ्यूचर में होगा या फिर प्रेजेंट में होगा तो इसके टेंस में किसी प्रकार कोई परिवर्तन करना नहीं है। देखिए अगर ऐसी हालत होगी तो आप पहले वर्ब समझ लीजिए कौन कौन सा हमारे पास पर्सन्स है। फर्स्ट पर्सन हम लोग जान रहे हैं आई और वी। सेकंड पर्सन क्या है हमारे पास? यू है। थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट और दे। आप जानते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंज होगा किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन में हमको किसी प्रकार कोई चेंज नहीं करना है।
वही चीज़ लिखी गई है। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू, कौन सा? चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब अगर आई और वी आते हैं। फिर चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये किसके हिसाब से? यदि यू आता है और अगर थर्ड पर्सन आते हैं तो उसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं करना है। हमने प्रोनाउन समझ लिए। अब देखते हैं प्रोनाउन के क्या क्या कंजर्वेशन एग्जाम्पल्स है, किस प्रकार किसमें परिवर्तन होते हैं। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन है और वाक्य कहा गया है ही सैड, यहाँ ही क्या हमारे पास? सब्जेक्ट है और सैड क्या हमारे पास? वर्ब है। अब आप देख रहे हैं जो हमारे पास वर्ब है वह पास्ट टेंस का है। किस टेंस का है? पास्ट टेंस का है। यहाँ जो आई आया हुआ है ए आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। एम से पता लग रहा है ये जो टेंस है यह प्रेजेंट का है, प्रेजेंट टेंस का है। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है ही सैड। आप देखेंगे इनडायरेक्ट जब बना रहे हैं ही सैड, उसके बाद किसका प्रयोग हुआ है? दैट का कंजंक्शन के रूप में डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। किसका? दैट का। फिर आई किसके लिए आया है? ही का। हमको यहाँ पर प्रोनाउन उपयोग करना होता है तो हमने आई यहाँ क्या इस्तेमाल किया? ही का, थर्ड पर्सन के रूप में। उसके बाद टेंस बदलेंगे। क्यों बदल रहे हैं टेंस? क्योंकि यहाँ पर पास्ट में है और आप देख रहे हैं या प्रेजेंट में है। प्रेजेंट का हम लोग पास्ट में करेंगे तो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग लगेगा? वॉज, और बिजी के स्थान पर बिजी आ गया। फिर आप देखेंगे इसी प्रकार सेकंड पर्सन के लिए क्या आया हुआ है। सेकंड पर्सन में आप लोग देखेंगे ही सैड टू मी, यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट आ चुका है सैड टू मी। यू आर लेट, यू क्या है? यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, ये हमारे पास सेकंड पर्सन है और सेकंड किसके साथ बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू आर लेट ही। अब सैड टू आया है, ऑब्जेक्ट है तो हमने सैड टू किसमें बदल दिया? टोल्ड में। ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो हमने मी रखा है। कंजंक्शन के रूप में यानी दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? दैट का। अब आप यहाँ ध्यान देंगे भैया कि मी का जो हम ऑब्जेक्टिव रूप को जब फॉर्म सब्जेक्टिव रूप में चेंज करेंगे तो मी का क्या चेंज हो जाएगा? मी का आई हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास? आई। अब टेंस बदलना हमको, यहाँ देख रहे हैं पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, हमको पास्ट में ले जाना है तो आई के साथ कौन सा वर्ब होगा? वॉज, और लेट का लेट। फिर आप देखेंगे थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन में यहाँ पर क्या है? ही है, ही सैड। सी भी क्या है? थर्ड पर्सन है। शी इज़ काइंड। अब आप लिखेंगे ही सैड डबल इनवर्ड कॉमा हटाकर क्या उपयोग किया गया है? दैट का, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। फिर शी थर्ड पर्सन है तो थर्ड का थर्ड लिखा गया है। अब टेंस बदलेंगे। टेंस क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पास्ट में आया हुआ है तो शी वॉज काइंड। आप देखेंगे इफ़ द RV has no object but the RS has you, assume an object like me or him। जैसे यदि आपको कोई वाक्य दे दिया जाए जैसे राम सैड और इसमें कहा जाए यू आर अ गुड बॉय। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास यू है और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी सेकंड पर्सन तो है और सेकंड पर्सन चेंज हो किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि सेकंड पर्सन आया हुआ है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप अज्यूम मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट रूप में या तो मी है या तो हिम है। ये हर भी मान सकते हैं, देम भी मान सकते हैं, यानी आप मी मान सकते हैं, आप हिम या हर मान सकते हैं, आप दे मान सकते हैं। कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगे आप हेल्पिंग वर्ब का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे वाक्य जब आएंगे तो आप लिखिएगा राम सैड। वाक्य का मतलब हो रहा है कि राम सैड टू मी, ये सेंस होगा, इस सेंस के रूप में प्रयोग होगा। तब आप यहाँ पर चेंज करेंगे, तब यहाँ आपको टोल्ड का उपयोग करना होगा, राम टोल्ड। आपने जैसी ऑब्जेक्ट मानेंगे, ऑब्जेक्ट मानने का मतलब हुआ यहाँ पर केवल सैड नहीं सैड टू होगा, तब जाकर आप सैड टू के अकॉर्डिंग बदलेंगे टोल्ड में। आगे देखिएगा, अब हम देखेंगे कि कौन सा टेंस परिवर्तित होगा। जैसे हमने आपको बताया कि दो वाक्य, एक डबल इन कॉमा के अंदर वाला, एक उसके
बाहर का। ये हमारे पास आर वी था, ये हमारे पास आर एस था। ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। हमने पहले आपको बताया कि जब आर वी हमारे पास प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ऐसी स्थिति में आर एस के टेंस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड कंडीशन हमने आपको बताई कि अगर हमारे पास आर वी पास्ट में होगा या पास्ट टेंस में होगा तो टेंस बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो टेंस होगा उसमें चेंज होगा। अब कौन सा टेंस अंदर होगा और आपको किस टेंस में परिवर्तित होगा, उसके लिए चार्ट बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट किस में जाएगा, इंडायरेक्ट जब बदलेंगे सिंपल पास्ट में, यानी V1 किस में बदल जाएगा, V2 में। उसके बाद अगर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। फिर प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल के रूप में देखे दिया गया है कि यदि वाक्य में आपके राइट्स आया है तो जब आप इंडायरेक्ट बनाएंगे तो राइट्स के स्थान में क्या उपयोग करेंगे, रॉट का। फिर अगर कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में इस सिंगिंग आया है तो आप इसकी आप क्या बदल देंगे, वॉज सिंगिंग। सिंगिंग सिंगिंग देंगे, केवल इसका क्या हो गया, वॉज हो गया। फिर आप देंगे परफेक्ट आया है, प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज़ आया है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म तो आप देखेंगे हैज़ का केवल क्या हो गया है, हैड, और डन का डन ही है। फिर आप देखेंगे अगर प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन का उपयोग हुआ है तो आप हैज़ यहाँ पर क्या लग देंगे, हैड का उपयोग, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके आगे देखेंगे आप, अब मान लेते हैं कि ये सिंपल पास्ट दे दिया गया है, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिंपल पास्ट दिया गया है, तब किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कंटिन्यूस दिया गया है तो किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और अगर पास्ट परफेक्ट में दिया गया है अंदर तो उसमें नो चेंज, और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया गया है तो उसमें नो चेंज होगा। इसका मतलब फिर समझ लीजिए, हमारे पास आर वी है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आर एस है। अब यदि यह प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये पास्ट में होगा तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा। ठीक है जी। अब हमने इसको पास्ट में कर दिया, यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर सैड है, रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास सैड है। अब अंदर वाला वाक्य इसका जो टेंस है यदि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में कौन सा है, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो बदलेगा किस में, यह वाला वाक्य बदल जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। अगर यह अंदर वाला वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जब आप इंडायरेक्ट बनाएंगे किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। यदि अंदर वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है, जब इंडायरेक्ट बनाएंगे किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और अगर अंदर वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो जब आप इंडायरेक्ट बनाएंगे तो वह वाक्य बदल जाएगा किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसके आगे अगर इसके अंदर का पास्ट में है, मान लेते हैं अगर यहाँ पर यह वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट इंडिफिनिट में है, तब किस में जाएगा, यह पास्ट परफेक्ट में। अगर अंदर वाला वाक्य ये पास्ट कंटिन्यूअस में, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और अगर अंदर वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में है, जिस प्रकार लिखा गया है उसी प्रकार लिखा जाएगा, उसमें चेंज करना नहीं है। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तब भी इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार कोई परिवर्तन करना नहीं है, जिस प्रकार से वह वाक्य लिखा गया उसी प्रकार हम लोग लिख देंगे। यहाँ देखेंगे जैसे वाक्य आ गया ही रॉट, रॉट क्या है, V2, पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य हो ये। V2 किस में बदलना है, ही हैड। देखिए ज़्यादातर बच्चे ही गलती करते हैं, जब V2 दिया रहता है समझ नहीं पाते हैं क्या लिखा जाए। तो आपको वर्ब पे ध्यान देना है, वर्ब आना चाहिए आपको, कि अगर आपको वर्ब के में कमज़ोर रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि V1 है, V2 है या V3 है। अब आप देखेंगे हैड प्लस रिटेन, हैड के साथ V3 आ गया तो बदल गया किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ देखेंगे ही वॉज सिंगिंग,
वाज आ गया, आईएनजी आ गया, आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस, वाज मतलब पास्ट, तो कौन टेंस हो गया, कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बदलेंगे किसमें, ही हैड बीन, क्या लग रहा है, हैड बीन। उसके बाद आईएनजी फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूअस इसमें होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या आना चाहिए, आईएनजी, आ रहा है आईएनजी। परफेक्ट में है, परफेक्ट के लिए क्या आ गया, हेड आ गया। दोनों जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ेंगे, बीन लेकर। तो आपको अगर आप हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देंगे तो आपको वह टेंस बता देगा कौन सा टेंस है। अब वह देखेंगे भैया, अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट है तो आप क्या कहेंगे, रिमेन्स, मतलब वैसे ही रहेगा हैड प्लस V3। और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो वो भी वैसे ही रहेगा हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है जी, ये टेंस के परिवर्तन हो गए। अब बचा है फ्यूचर केवल। हमने कह दिया आपको ये कि प्रेजेंट में चारों रहेंगे तो पास्ट में चारों बदल जाएंगे। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये अगर हमारे पास पास्ट इंडिफिनिट है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और अगर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस है तो किस में जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। समझ रहे हैं। इसके अलावा अगर पास्ट परफेक्ट है तो वैसे ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिए, अब फ्यूचर का बचा हुआ है। फ्यूचर में क्या होगा भैया, तो फ्यूचर देखिए, फ्यूचर टेंस इज द सिंपलेस्ट टू कन्वर्ट, यू ओनली नीड टू शिफ्ट द ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे अगर विल है क्या कर देंगे, वुड। अगर शैल किसी में बदल लेंगे, शुड या वुड में। ठीक है जी, ज़्यादातर वुड का प्रयोग होता है क्योंकि शुड का प्रयोग केवल आपको फर्स्ट पर्सन के साथ ही करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, आई विल हेल्प यू, ही सेड। इस तरह से वाक्य आते हैं। जो हमारे पास आरवी होता है उसको अंतिम में दे दिया जाता है और जो हमारे पास आरएस होता है उसको आगे रख दिया जाता है। तो आप जब इंडाइट बनाएंगे तो जो आपका नियम है, पहले आप आरवी रखेंगे, उसके बाद तब जाकर आरएस रखेंगे। भैया ही सेड सेम टू सेम लिखा हमने। फिर डबल इनवर्ट कॉमा रिमूव करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, दैट का। आई किसके लिए आया है, ही के लिए। हम लोग थर्ड पर्सन का उपयोग करते हैं तो क्या आ गया, ही। विल का किस में चेंज हो गया, वुड में। हेल्प आया है, हेल्प हमारे पास ये वर्ब है तो हेल्प का हेल्प ही लिखा गया है। मी है, मी किसके हिसाब चेंज होगा भैया, यू के हिसाब से। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं भैया, यू बदलना हमको, यू बदलना अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए। क्या मानेंगे ऑब्जेक्ट, जैसे मान लेंगे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब यहाँ देखेंगे ही सेड दैट ही वुड हेल्प। अगर आप ऑब्जेक्ट मी मानेंगे तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट मी था और इस वाक्य में भी ऑब्जेक्ट मी होगा, तो मी की शिफ्टिंग हो जाएगी, मी यहाँ से उठकर यहाँ चला जाता है। ठीक है जी। अब अगला देखेंगे, आई शैल बी देयर, शी सेड। अब वैसे ही शी सेड, डबल इनवर्ट कॉमा हटाएंगे, क्या आ गया, दैट। अब शी थर्ड पर्सन भैया चेंज होगा, आई यहाँ क्या आ गया, शी। शैल का किस में होगा, वुड में, क्योंकि शी के साथ क्या आएगा, वुड। साथ में बी है तो हमने बी जोड़ दिया, वुड बी। देयर का देयर। आगे देखेंगे आप लोग। अब देखिए, ये जो टाइम एंड डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन शब्द है, जैसे नाउ किस में बदलेगा, देन में, हेयर का, देयर में, दिस का, दैट में, अगो का, बिफोर में, टुनाइट का, दैट नाइट। उसके आगे टुडे का, दैट डे, यस्टरडे का, द प्रीवियस डे, टुमारो का, द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक का, द प्रीवियस वीक और नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग वीक। ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये सारे शब्द आपको डायरेक्ट स्पीच दिखाते हैं तो आप क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट बनेंगे तो आप इन शब्दों को रिमूव करके इन शब्दों का उपयोग करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, अफर्मेटिव हमने देख लिया। अब इंट्रोगेटिव में क्या क्या चेंजिंग होती है, किस प्रकार से हमको इंट्रोगेटिव बदलना है। तो पहले काम करेंगे, हम लोग अब तक देखा कि अगर हमारे पास आरवी है, कॉमा, डबल कॉमा, उसके अंदर क्या है, आरएस है। इस पर ध्यान देंगे आप लोग। अगर इसमें हमने कहा कि आरवी में अगर हमारे पास केवल सैड है, केवल सैड है, तो आप केवल सैड का ही प्रयोग करेंगे।
ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो, लेकिन यदि सैड टू है, सैड टू तभी आएगा जब ऑब्जेक्ट होगा, तो आप सैड टू किसे बदलेंगे, टोल्ड में। अगर ऑब्जेक्ट है, साथ में लिखा गया है सेज टू, अगर सेज टू आता है तो आप बदलेंगे टेल्स में, और अगर से टू आता है तो आप किसे बदलेंगे, टेल में केवल। कब करना है, जब ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होना मतलब क्या है कि उसके साथ क्या जुड़ा होगा, टू जुड़ा होगा। अगर टू जुड़ा होगा तो आप चेंज करेंगे सैड टू का टोल्ड में, सेज टू का टेल्स में, से टू का टेल में। यदि केवल सैड लिखा गया है तो सैड के स्थान पर केवल आपको सैड ही लिखना है। अगर से लिखा गया है, टू नहीं है साथ में, तो आपको से का प्रयोग ही करना है। अगर सेज लिखा गया है तो आपको सेज का ही प्रयोग करना है, तब ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। अब हम आगे कह रहे हैं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे तब हमको इन चीज़ों में परिवर्तन करना होगा। साथ ही साथ जो हम लोग कंजंक्शन हटाकर अब तक दैट का प्रयोग कर रहे थे, उस दैट के स्थान पर अब हमको इफ़ या वेदर का उपयोग करना होगा। इफ़ या वेदर का उपयोग करना होगा। अब आप आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी गई है। जैसे चेंज, पहला नियम क्या है, चेंज सैड या फिर सैड टू को। उसमें हमने क्या कहा, जब तक अफर्मेटिव था हमने कहा सैड का सैड में चेंज होगा, चाहे अगर टू होगा तभी चेंजिंग होगी। लेकिन इसमें चाहे सैड हो या चाहे सैड टू हो, आपको क्या प्रयोग करना है, आस्क्ड का। बाकी आप चाहे तो इंक्वायर्ड का उपयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो वंडर्ड का उपयोग करना है, लेकिन फिलहाल के तौर पर बोर्ड एग्जाम नज़दीक है तो आप लोग केवल आस्क्ड को ही याद रखेंगे। फिर रिमूव करेंगे, यानी कॉमास को हटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, इफ़ या वेदर का। इफ़ या वेदर का छोटी स्पेलिंग है तो इफ़ याद रखिए। अब कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि हमको जो क्वेश्चन मार्क आया है उस क्वेश्चन मार्क को हटाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में जो वाक्य दिया गया है उस वाक्य के अंत में क्या दिखाई देगा, आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, और हमको इस क्वेश्चन मार्क को हटाना पड़ेगा। यह क्वेश्चन मार्क क्यों आया है, तो इसका कारण है कि अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए, क्या कारण है, अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो अंत में क्या लगेगा वाक्य के, क्वेश्चन मार्क। तो हमको असर्टिव बदलने के लिए क्या चेंज करना होगा, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के आगे ले जाना होगा, यानी पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। जैसे डायरेक्ट वाक्य है, ही सैड टू मी आर यू कमिंग। आप देखेंगे सैड टू किसमें बदला गया है, आस्क्ड में, मी का मी हो गया। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लोग हटा रहे हैं तो क्या आ गया भैया, इफ़। ठीक है जी। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास यू है, यू क्या है हमारे पास, या सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट मी है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब हम देख रहे हैं कि भैया मी, अब मी का जब हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है जी। अब आप टेंस देखेंगे, पहले हमने देखा यहाँ पर सैड है, सैड का मतलब पास्ट है, और पास्ट होने की वजह से डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का टेंस परिवर्तित होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ प्रेजेंट में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या आ जाएगा, आई साथ वॉज कमिंग। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारे पास आर पहले था, उसके बाद हमारे पास सेकंड पर्सन इज सब्जेक्ट था। ठीक है जी। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जैसे हमने कंजंक्शन के रूप में इफ़ का उपयोग किया, हमको तुरंत चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि हमको रिमूव करना क्या, क्वेश्चन मार्क। तो यू का पहले हम चेंज करेंगे, यू को आगे लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, मी का अकॉर्डिंग इसका आई बन जाएगा। फिर आर का हमने किसमें बदल दिया, वॉज में, कमिंग का कमिंग। इस तरह से आपको ध्यान देना है। आगे देखिएगा आप लोग, अगर WH फैमिली आती है, जैसे व्हेन द क्वेश्चन स्टार्ट विथ WH वर्ड, जैसे हु से, वेयर से, वाई से, डू नॉट यूज दैट, और इफ़ द WH वर्ड इटसेल्फ एक्ट एज आ लिंकर। अब आप समझ लीजिए, जैसे यह वाक्य है कि शी सैड, और वाक्य स्टार्ट किससे हो रहा है, वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव। अब इसमें कंजंक्शन के रूप में आप किसका उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर WH फैमिली आती है
तो आपको कंजंक्शन के रूप में उसी वर्ड का उपयोग करना है जो आपके क्वेश्चन में दी गई है। बस इतना याद रखिएगा कि आपको जो इसका पहला लेटर है वो स्मॉल में होना चाहिए, कैपिटल में ना हो। अब क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए वही सेम कंडीशन है, इसमें भी आप देखेंगे डू हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हमको यू को पहले बनाना है, उसके बाद तब जाके हमको डू के हिसाब में टेंस बदलना होगा। ठीक है जी। अब आप देखेंगे सैड को हमने किसमें बदला, आस्क्ड में। लिंकिंग वर्ब के रूप में हमको इफ़ का उपयोग नहीं करना है, इफ़ या वेदर का उपयोग नहीं करना है, जब WH होगा तब। ऐसी स्थिति में वेयर के स्थान में क्या आ गया, वेयर हो गया। फिर हमने देखा कि यू किसके साथ बदलेगा भैया, अपने हिसाब से हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, क्योंकि वह सेकंड पर्सन दिया गया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से मान लिया। तब आप लिखे कहाँ है, शी आस्क्ड, उसके बाद WH फैमिली भैया खुद ही लिंकर बन गई है। वेयर यू मी के अकॉर्डिंग हम बदलेंगे, क्या हो जाएगा आई। अब आप ध्यान देंगे दिया गया है वेयर डू यू लीव, डू क्यों आया है, डू क्यों आया है। डू को समझने के लिए हमको पहले समझना होगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग नेगेटिव वाक्य बनाते कैसे हैं। आप देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग किसका उपयोग करते हैं, क्रिया की पहली अवस्था या पांचवी अवस्था का, उसके बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ समझ लेंगे कि V1 क्या है, V1 इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लूरल फॉर्म है या बहुवचन है। यह कब उपयोग होगा, जब हमारे पास सब्जेक्ट किस में होना चाहिए, प्लूरल में। अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग V1 का उपयोग करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, तब हम वर्ब में यानी V1 में यस या ES जोड़कर क्या चेंज करेंगे, उसको सिंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। यानी यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग वर्ब भी प्लूरल का उपयोग करेंगे V1 का। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, V1 में यस या ES को जोड़कर, ताकि वह सिंगुलर बन जाए। अब ऐसे वाक्यों का, जैसे हमने कहा कि राम गोज टू अ मार्केट, गोज टू अ मार्केट, ठीक है जी। इस वाक्य में आप देखेंगे राम सिंगुलर है तो गो में हमने क्या जोड़ दिया, ES, एक क्वेश्चन बन गया, टू अ मार्केट। अब यह अफर्मेटिव वाक्य है। इस अफर्मेटिव को जब आपको नेगेटिव बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, राम उसके साथ क्या जोड़ेंगे, डज नॉट, राम डज नॉट। अब इसका जो एक वचन वाला भाव था किस में आ गया, डज में आ गया। तब यहाँ पर V1 का उपयोग करें, क्या हो जाएगा, गो टू अ मार्केट, ठीक है जी। अब आप देखेंगे कि डज क्यों आया है, डू और डज का उपयोग हम करते क्यों, इसका कारण क्या है कि नेगेटिव यानी नॉट जोड़ने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जब तक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तब तक हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब इसमें भाई देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, तो हमको नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज का उपयोग करना होता है। डू जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तब डू का उपयोग करेंगे, और जब एक वचन होगा तब डज का उपयोग करेंगे, ठीक है जी। ऐसी स्थिति में जब हमको अब नेगेटिव से जब इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इंट्रोगेटिव का नियम क्या था हमारे पास, अब तक हमने देखा इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए। तो ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब है और इंट्रोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए। अब वेयर क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि भैया वेयर आगे इसका मतलब क्वेश्चन पूछा है, ये बात नहीं है। क्वेश्चन तब क्लियर होता है जब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए। और आप डू आया है, इसका मतलब यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ठीक है जी। प्रेजेंट टेंस का आप लोग क्या बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। इंट्रोगेटिव बना रहे तो हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, तो अब इंट्रोगेटिव बनाने के हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, डू और डज का। तब आप वेयर छोड़िए और यहाँ पर ध्यान लगाइए, डू यू लीव क्वेश्चन बनाना हमको, डू यू लीव सब्जेक्ट पहले क्या चाहिए, हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हम देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो ये तो आना ही है। अगर आप नहीं याद रख पा रहे हैं
तो यह WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है या आता है तो आप सिंपल सी अंग्रेजी इतना तो जानते होंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, कभी तो पूछे होंगे या फिर किसी ने आपसे पूछा होगा, इतनी अंग्रेजी आप लोग पढ़े भी किए होंगे, ठीक है जी। व्हाट इज़ योर नेम आप देखेंगे WH के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके पहले आएगा, सब्जेक्ट के पहले। तो अगर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है इसका मतलब अंत में क्या रहेगा, क्वेश्चन। कोई दिक्कत? तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर डू का उपयोग क्यों किया गया, क्योंकि हमको क्या बनाना था, क्वेश्चन वर्ड, हमको इंट्रोगेटिव बनाना था, इसलिए सब्जेक्ट पहले आया है। अब आप ध्यान देंगे हमको बनाना है अब असर्टिव सेंटेंस। ये तो पता लग गया कि इंट्रोगेटिव बनता कैसे है, अब असर्टिव कैसे बनाएंगे। तो आप ध्यान देंगे कि हमारे पास या था प्रेजेंट इंडिफिनिट, किसमें था, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव था। कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। अब बदले किसमें, हमको बदलना है इसे पास्ट इंडिफिनिट में, किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में, और इंट्रोगेटिव चेंज करना है क्योंकि असर्टिव बदलना है। जब असर्टिव बदलना है और पास्ट इंडिफिनिट बदलना है तो हम जानते हैं पास्ट इंडिफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो आप देखिए सब्जेक्ट प्लस V2, लिव्ड आया यहाँ से। अब क्लियर हुआ होगा कि डू का उपयोग इट डिड डन में क्यों नहीं किया गया, केवल क्या आ गया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव होने की वजह से डू आया था। और हमको बदलना किसमें, इसको असर्टिव टेंस में बदलना है। तो असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, V2 का, सब्जेक्ट प्लस V2, आई लिव्ड, यहाँ से डू हट जाएगा। आगे अब आप देखेंगे इम्परेटिव कैसे बनाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस के लिए किसे कहा जाता है, जब आप किसी को ऑर्डर दें, किसी कोई कमांड दे तो किस में आएगा वो, इम्परेटिव सेंटेंस में। तो आरवी जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के पहले है अब किस में बदलेगा, ऑर्डर्ड में या फिर कमांडेड में या फिर सिंपली आप टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अब जो हम लोग कंजंक्शन का उपयोग कर रहे थे, पहले हमने देखा असर्टिव वाले में हमने दैट का उपयोग देखा, फिर हमने जब इंट्रोगेटिव में गया तो हमने कहा भैया कि हम इफ़ का उपयोग करेंगे कंजंक्शन के रूप में। अब इसमें कंजंक्शन के रूप में हम लोग सिंपली टू का उपयोग करेंगे, केवल टू का उपयोग करेंगे। यहाँ दिया कि यूज टू प्लस V1 टू कनेक्ट द सेंटेंस, वाक्य को जोड़ने के लिए क्रिया के पहले अवसर पहले हम लोग टू का उपयोग करेंगे। अगर टू प्लस V1 लिखा गया है तो इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। उसके बाद फॉर नेगेटिव ऑर्डर, अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया गया, जैसे अगर वाक्य में डोंट का उपयोग किया गया है तो आपको यूज़ नॉट टू करना, नॉट टू प्लस V1 इसका उपयोग करना है। या फिर आप चाहें तो इसके स्थान में क्या उपयोग कर सकते हैं, फॉरवर्ड का, जो भी आपको उचित लगे। चाहे तो आप नॉट टू का उपयोग करें प्लस V1 या फिर फॉरवर्ड का उपयोग करें। जैसे द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। द टीचर ऑर्डर, साइड किस में चल हो गया, ऑर्डर में। और ये जो हमारे पास डब्बा इनवर्टेड कॉमा किस में बदल गया, टू स्टैंड। आप देंगे आगे हमने कंजंक्शन रूप में क्या जोड़ दिया है, टू स्टैंड हो गया V1 है तो V1 का उपयोग हुआ अब का अब। ठीक, आगे देखेंगे डोंट रन, देखेंगे आप यहाँ पर क्या आया था, डोंट, वाक्य क्या हो गया, डोंट रन ही सेड। तो आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हिसाब से ही सेड को आपको पहले रखना है। तो आप सेड के स्थान पर चाहे तो या तो नॉट टू का उपयोग करेंगे या तो फॉरवर्ड का। तो हम नॉट टू का उपयोग इसमें ना करें, किसका उपयोग किया गया है, फॉरवर्ड का। ही फॉरवर्ड, ये जो फॉरवर्ड का उपयोग करना है उसका मतलब होता है मना करना। फॉरवर्ड मतलब मना करना, यानी जो नेगेटिव का सेंस था वो फॉरवर्ड के अंदर ही आ गया। तो अब इसका उपयोग नहीं होगा। तो ही फॉरवर्ड मी टू रन। भैया इम्परेटिव में हमेशा ही ऑब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग मान के चला जाता है। ये अपने भैया अपने अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते हैं हमेशा कि हम ही से कहा जा रहा है। इम्परेटिव सेंटेंस आप अपने आप को मान हम ही से कोई आदेश हमको ही दिया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे मी शब्द यहाँ पर कहीं पर आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लिया गया है टू रन। या इसी को आप कैसे बदल सकते हैं, ही टोल्ड, चाहे टोल्ड बदलिए, चाहे ऑर्डर लगाइए, कमांडेड लगाइए, आपकी इच्छा। फिलहाल ग्रुप में किसमें बदला गया, इसमें टोल्ड में। और यहाँ ज़्यादातर क्या होगा, तो आप चाहे तो ऑर्डर लगा सकते हैं, ही सेड डोंट रन, ही टोल्ड मी। देखिए ऑब्जेक्ट इसमें हमने अपने हिसाब से माना है मी, और क्या कहा गया है, नॉट टू प्लस V1। तो नॉट टू और रन क्या है गया,
V1 नॉट टू रन। कब? जब डोंट आया हो तब। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें क्या क्या उपयोग करते हैं हम लोग। रिक्वेस्ट करते हैं इम्प्रोम्प्टू सेंटेंस में और एडवाइस करते हैं। जैसे अगर कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो आप उपयोग करेंगे रिक्वेस्टेड का या फिर बेग्ड का। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, ही सेड प्लीज़ हेल्प मी, तो आप क्या कहेंगे भैया, आगे वाला वाक्य वैसे लिखेंगे, यहाँ चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। क्या शब्द आ गया प्लीज़ को हटाकर? रिक्वेस्टेड। और आप देखें पहले भैया 2 + V1 था, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 + V1 हो गया, ठीक है जी। और हिम का यहाँ मी है, मी के हिसाब से क्या चेंज हो गया, हिम का थर्ड पर्सन मान लिया गया भैया। उसी प्रकार से यूज़ एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड, जब एडवाइस दिया गया हो तब। जैसे वर्क हार्ड, तो एडवाइज टू वर्क हार्ड। अब आप देखेंगे एक्सक्लेमेशन में, एक्सक्लेमेशन कैसे कैसे चेंज किया जाता है। तो आप जानते हैं अगर हुर्रे शब्द आया हुआ है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अगर अलास आया है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। वाट या हाउ का प्रयोग हुआ है, ये आश्चर्य के लिए है, आप देखेंगे साइन ऑफ इंटरजेक्शन का उपयोग हुआ है। एक्सक्लेम्ड विथ वंडर या फिर सरप्राइज का उपयोग कर सकते हैं आप। और अगर बेवो शब्द आया है तो आप उपयोग करेंगे किसका, अपलाउडेड प्लस सेइंग। जैसे दे सैड हुर्रे वी ओन द मैच, हम मैच जीत गए। तो दे और सैड के स्थान क्या बदल रहा है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब कंजंक्शन के रूप में क्या जोड़ा गया है, एक्सक्लेमेशन हम लोग दैट का ही कंजंक्शन उपयोग करते हैं। तो दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब वी के स्थान भैया हमको थर्ड पर्सन उपयोग करना है, दे दैट दैट दे हैड। अब हैड क्यों आ गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर V2 है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। V2 आया, इसका मतलब यह पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा भैया, हैड प्लस V3। हम देख रहे हैं भैया हैड, और ओन का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, वो नहीं होता है, द मैच। ऑप्टेटिव है, लास्ट है आपका सेंटेंस एक्सप्रेसिंग अ विश आर प्रेयर। जब आप कोई प्रार्थना करते हैं तो आप उपयोग करते हैं किसका, ऑप्टेटिव सेंटेंस का, और उसे उपयोग करेंगे विश्ड का या फिर प्रेड का। जैसे वाक्य दिया गया है, द हर्मिट सैड, साधु ने कहा, मे यू लीव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र बहुत होगी। द हर्मिट प्रेड, अब प्रार्थना कर रहा है ये, प्रेड दैट क्या जोड़ा गया, कंजंक्शन रूप में दैट। अब यू पहले आएगा, ये भी असर्टिव में बदलना हमको, ये हेल्पिंग और पहले आ रहा है हमको भैया असर्टिव में बदलना है, तो क्या उपयोग करना होगा, यू को पहले लेना होगा। यू बदले किसके हिसाब से, मी के हिसाब, ये आपको ऑब्जेक्ट मान लेना है, क्योंकि सेकंड पर्सन आया, ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लीजिए हमने मान लिया क्या है, ऑब्जेक्ट मी है। तो यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई, और मे का क्या हो जाएगा, माई, लीव लॉन्ग का लीव लॉन्ग। जैसे ही सैड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ही सैड किससे कह रहा है, फ्रेंड्स से। यहाँ कहा गया है ही विश्ड, किससे कह रहा है, हिज फ्रेंड्स से। ये हमारे पास भैया आरबी में ऑब्जेक्ट काम कर रहा है फ्रेंड्स, तो ही विश्ड हिज फ्रेंड्स, और आ जोड़कर गुड मॉर्निंग। आप देखेंगे इसमें कंजंक्शन के रूप में दैट का उपयोग नहीं किया गया है। तो अगर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसे शब्द आते हैं तो आप केवल सिंपली गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इस तरह से उपयोग करेंगे। कंजंक्शन के रूप में दैट का उपयोग नहीं होगा ऐसे वाक्यों में। अब ये आपके लास्ट रूल्स हैं कि आप जानते हैं कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे हनी स्वीट, शहद मीठा होता है, तो चाहे जब कहेंगे मीठा ही रहेगा वो। द अर्थ गोज राउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, सही बात है भैया। इसके टेंस में कहीं भी हो, चाहे आरबी पास्ट में हो या ना हो, लेकिन अंदर वाले वाक्य के टेंस परिवर्तन नहीं होगा। जैसे द रेनबो है 7 कलर्स, इन धनुष में 7 रंग होते हैं, ये चेंज नहीं होगा। अब आप देखेंगे जैसे द टीचर सैड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये सिंपली कंजंक्शन के रूप में आपको दैट जोड़ देना है, बाकी जो जैसे लिखा है वैसे। द टीचर सैड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, याद रखिएगा यहाँ पर टी कैपिटल, यहाँ पर स्मॉल होना चाहिए बस।
आगे देखिएगा, अब ये सारी चीज़ें जो आपको पहले बता दिया गया भैया, कैन का, कुड में, मे का, माइट में, अगर मस्ट है तो मस्ट का आप लोग मस्ट उपयोग कीजिएगा, हैड टू का टेंशन मत लीजिए। मस्ट है भैया तो मस्ट का मस्ट उपयोग करना, जैसे कैन सिंग का, कुड सिंग, मे गो का, माइट गो, मस्ट का मस्ट ओबे लिखिएगा, मस्ट ओबे, मस्ट बी इल या फिर मस्ट बी इल, ठीक है जी। ऑब्लिगेशन टेंशन मत लीजिए। फिर आप देखेंगे परफेक्ट मॉडल्स, वो भी कोई टेंशन नहीं है। ही सैड यू शुड हैव वर्कड हार्डर, तो ही सैड बस कंजक्शन रूप में क्या जोड़ दिया गया है, दैट। यू आया है तो अपने अकॉर्डिंग मान लिया अपने ऑब्जेक्ट, मी क्या हो गया उसका, आई। शुड हैव है तो शुड हैव वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड। शुड को बदलना नहीं है, शैल है तो शैल का शुड या वुड में परिवर्तन हो जाएगा, ये नहीं कि शुड है तो उसको विल में या फिर वुड में शैल में परिवर्तन कर दें, उल्टा नहीं चलना है। अब देखिए आंसरिंग यस आर नो, क्या क्या चीज़ दी गई है। इन एडवांस नरेशन सिंपली एडिंग यस आर नो इन कोट्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फॉर्मल रिपोर्टिंग फ्रेजेस। जैसे यस वाक्य आपको लिखा गया है, वाक्य में किसी ने आंसर दिया, जैसे कहा राम सैड टू मी, राम सैड टू मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली जा रहे हो। और उसके बाद आई रिप्लाइड यस। इस तरह से यदि वाक्य दिया जाता है, आप देखेंगे डबल जहाँ पर लगा है, इस तरह से अगर वाक्य है तो आप अगर यस को केवल बदलें किसमें, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, मतलब हाँ में उसने उत्तर दिया। और अगर नो आता है डबल कॉमा के अंदर तो आप कहेंगे रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ठीक है जी। ये हाई स्कूल नहीं आएगा, इंटर वालों के लिए है, इंटर वालों के लिए चीज़ें याद रखना जरूरी है। हाई स्कूल के लिए इसके पहले वाले स्लाइड तक काम लायक चीज़ें थी। अब आप देखेंगे भैया वो हैबिचुअल एक्ट, अगर किसी कोई आदत है उसके भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा। जिस तरह से हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ है उसी तरह से आदत को भी लेके चलना है। अगर किसी कोई आदत है तो उसके टेंस परिवर्तन नहीं होगा, चाहे रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में, चाहे जिसमें हो। आप देखेंगे वाक्य दिया गया है कि ही सैड, उसने कहा आई वॉक एवरी मॉर्निंग, उसकी आदत है भैया सुबह टहलना। अब इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, ये नहीं कि आप विल को उड में बदल देंगे। क्या हुआ जी, ही सैड आई वॉक एवरी मॉर्निंग, ही सैड कंजक्शन रूप में क्या आ गया भैया, दैट का उपयोग हमने किया। ही वॉक्स एवरी मॉर्निंग, ही वॉक्स एवरी मॉर्निंग भैया, ठीक है जी। ये नहीं कि आप देखेंगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद V1 आया हुआ है, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य, तो पास्ट बदलना चाहिए तो आई के साथ और ही के साथ वॉक्ड जोड़ देंगे, WALKED। ये प्रयोग नहीं करना है आपको, सिर्फ पता होना चाहिए कि आदत बता रहा है या नहीं। जैसे द टीचर सैड, टीचर ने कहा, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869, तो टीचर सैड कंजंक्शन रूप में केवल आपको दैट लगाना है। और जिस तरह लिखा गया है देखिए यहाँ पर जी को स्मॉल मत कीजिएगा, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि गांधी जी प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869, आप देखेंगे वॉज का वॉज ही है, एन टेंस बदल गया। फिर अब यहाँ से आपको क्वेश्चन लगाने जो आपको पढ़ाए हैं उन स्लाइड्स के आधार पर ये आपके क्वेश्चंस हैं एज अ होमवर्क। आपको हम चैनल पर, हमारे यहाँ व्हाट्सएप चैनल पर ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, पूरा का पूरा PDF हमारे चैनल पर है। अब आप देखिए लास्ट है आपका कि आप क्या क्या गलती करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। पहली गलती आप करते हैं यूजिंग दैट इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड। आप क्या उपयोग करते हैं कि जैसे अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ ये सारे शब्द आते हैं तो आप कंजंक्शन ग्रुप में पहली गलती दैट जोड़ देते हैं। जैसे वाक्य लिखा गया व्हाट इज़ योर नेम, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, आप उपयोग करेंगे ही टोल्ड मी दैट, वही गलती हो जाएगी। कंजंक्शन ग्रुप में आपको WH का उपयोग करना था। दूसरी गलती क्या करते हैं,
दूसरी गलती आपकी होती है चेंजिंग द टेंस ऑफ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कहा जाए काउस मिल्क इज़ वाइट, गाय का दूध सफ़ेद होता है भैया। ऐसी स्थिति में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वत्रिक सत्य है तब भी आप उसका टेंस बदल लेंगे, इज एडवांस बदल लेंगे। दूसरी गलती। तीसरी गलती आप क्या है कि फॉरगेटिंग टू चेंज शैल टू वुड इन थर्ड पर्सन। आपको जानना है कि अगर हमारे पास ही है, शी है, दे है, तो आपको वुड का उपयोग करना है। बच्चे क्या करते हैं, शैल यहाँ पर शुड लिख देंगे। भाई आप वाक्य का सब्जेक्ट भी देखिए, सब्जेक्ट कौन सा है, लास्ट है भैया। नॉट चेंजिंग द क्वेश्चन ऑर्डर टू असर्टिव ऑर्डर इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। हमने बताया कि आपको ऑर्डर चेंज करना है। पहले आपको सब्जेक्ट जब असर्टिव बनाएंगे तब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जब वाक्य आपका इंट्रोगेटिव दिया गया होगा या फिर आपका ये इम्परेटिव दिया गया होगा, मे का उपयोग जैसे किया गया है, इस तरह से अगर आपका होगा तब जाकर आपको ये ऑर्डर बदलना है। बच्चे क्या करते हैं, दिक्कत हो जाती है जब असर्टिव में वाक्य दिया गया है और वहीं ये लोग क्वेश्चन के ऑर्डर में चेंज करने लगते हैं, आगे पीछे कर लेंगे शब्दों को। आपको वाक्य पहले समझना होगा कौन सा वाक्य है, ये नहीं चाहे जहाँ पर आप शुरू कर देंगे हाँ भैया बदल दीजिए। ये आपका भैया क्विक रिवीजन है। आप जानते हैं कि अगर आर वी पास्ट में तो जाके हम लोग आर एस के टेंस में परिवर्तन करेंगे, अगर यह प्रेजेंट फ्यूचर में टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। यह आपने सीखा कि भैया एसओएन रूल, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं किया जाएगा। फिर हमने कुछ देखा हुआ टाइम एंड डिस्टेंस वाले वर्ड, टुडे का दैट डे में, नाउ का दिन में। इस तरह से हमने इस पूरे स्लाइड को ख़त्म कर लिए। अब देखेंगे निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी भैया। लगातार आप पढ़ते रहिए। नरेशन भैया ज़रूरी है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या 2 नंबर के लिए आएगा। बोर्ड एग्ज़ाम भैया हाई स्कूल में या 2 मार्क्स के लिए आएगा, इतना पढ़ने के बाद, ठीक है जी। और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तब, या नहीं कि जो स्लाइड्स पे आपको पढ़ाया गया उसी में से कोई वाक्य आएगा। ग्रामर में या कभी नहीं हो सकता कि जो आपको पढ़ाया जाए, जो एग्जाम्पल आपको बताया जाए उसी में से आए, या इसकी 100% श्योरिटी हो। कुछ भी आ सकता है, हाँ जो तरीके आपको बताए गए, जो सिद्धांत आपको बताए गए, उन्हीं चीज़ों पर निर्धारित होकर यह चीज़ें लिखनी है आपको। अब इसी प्रकार से आपको एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज भी है, उसे हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है जी। धन्यवाद।